हेलो स्टूडेंट। अपना अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो वाइब्रेशंस होते हैं वो अलोंग वेव प्रोपोगेशन होते हैं, बट इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशन होंगे वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसमें जो वाइब्रेशन होंगे इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड का, वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है। देन उसके बाद हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि भाई मीडियम वेव को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मीन्स फॉर अ मीडियम रिक्वायर्ड फॉर वेव प्रोपगेशन, नॉन मैकेनिकल वेव विदाउट एनी मीडियम। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, कंपल्सरी नहीं है, होगा तो चलेगा नो डाउट, बट ऐसा नहीं कि नेसेसरी कंडीशन है कि मीडियम होना ही चाहिए। जैसे हम साउंड वेव की बात करते हैं, इन केस ऑफ साउंड वेव अगर आपने कंप्लीटली स्पेस में वैक्यूम क्रिएट कर दिया, देर इज नो एनी प्रेशर डिफरेंस, तो साउंड आगे प्रोपोगेट नहीं होगा। स्ट्रिंग वेव में भी क्या होता है, स्ट्रिंग एक तरह से मीडियम की तरह रोल कर रही ताकि वाइब्रेशन आगे ट्रांसफर हो सके, सही। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। सो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन की कैटेगरी में हमने इनको 3D डायमेंशन वेव में लिया है, बिकॉज जब भी सोर्स लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा तो ऐसा नहीं कि वो यूनि डायरेक्शन होगी या टू डायरेक्शन होगी, वो पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन। सन से जो लाइट हम रिसीव कर रहे हैं, ऐसा नहीं ओनली अर्थ को लाइट रिसीव हो रहा है, पूरे स्पेस में लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से निकल रहा है वो एक तरह से क्या है, एक 3 डायमेंशन वेव है। तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इट इज अ नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल 3 डायमेंशन transverse wave, okay, in which electric and magnetic field oscillate perpendicular to wave propagation या wave motion direction and also perpendicular to each other with same phase। दोनों का फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जो वाइब्रेशन है वो ओसिलेशन या वाइब्रेशन जो भी है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हम इसका वेव डायग्राम बनाए तो ये एक्स को मैं वेव मोशन की डायरेक्शन से कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है और ये डायरेक्शन जेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो वाई एक्सिस के होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो जेड के अलोंग, सही। तो ये वाइब्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड के और ये वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सही। और डायरेक्शन जो वेव है, ये वेव की डायरेक्शन है जिसको मैं वी कैप से या फिर के कैप से डिफाइन कर रहा हूँ। के कैप डायरेक्शन वेक्टर, सही। और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी पीक वैल्यू बी नॉट की इक्वल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है
जिसकी पीक वैल्यू ई नॉट के इक्वल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है। तो इस टाइप से वेव प्रोपोगेट करेगा। अब इस वेव को प्रोड्यूस करने वाले कौन है ना? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे। इफ चार्ज एट रेस्ट है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती। इफ चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो या यूनिफॉर्म मोशन, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्लस एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पर चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है ना, एक्सेलरेटिंग मोशन है चार्ज पार्टिकल का, तो उस केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन आई कैन से। सो जो वेव निकलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। सही, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखाने का एक मेथड है। सही, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ EMW वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही, तो कोई भी फंक्शन हो, जैसे मान लो कि ये कोई फंक्शन है। सही, x, t से डिफाइन किया मैंने, या t, x से डिफाइन कर देते हैं कि वेव में हमेशा दो इंफॉर्मेशन होगी, एक तो टाइम की, एक पोजीशन की। तो वो जो फंक्शन होगा वो इस टाइप से होगा। कोई भी फंक्शन है, यानी ओमेगा t माइनस के वेक्टर डॉट r वेक्टर। सही, या फिर किस केस में जब वेव किधर जा रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन, मोशन अलोंग डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, वेव की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। और अगर वेव की डायरेक्शन नेगेटिव है, मान लो नेगेटिव डायरेक्शन वेव जा रहा है, तो फिर वो जो फंक्शन होगा वो ओमेगा t प्लस के वेक्टर डॉट r वेक्टर होगा। सही, इस टाइप का फंक्शन होगा। और ये किस केस में? जब वेव नेगेटिव डायरेक्शन की वेव है, ये नेगेटिव डायरेक्शन के लिए और ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। सही, चले नाउ यहां पर जो k है, इस k का यूनिट वेक्टर जो होगा k, ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। सही, ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताएगा। और जो r वेक्टर है यहाँ पर, ये क्या बताएगा? पोजीशन। ये पोजीशन को डिफाइन करेगा ना। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इक्वेशन होगी वेव की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, इस टाइप से बनेगा। ओमेगा t, ओमेगा फ्रीक्वेंसी भी नो दैट, और k जो यहाँ पर वेव नंबर है ना, यहाँ से k डॉट r से जो वैल्यू आएगी वो वेव नंबर टाइप वैल्यू आएगी ना। जैसे जस्ट एग्जाम्पल ले कि अगर मान लो कि, बट इसमें दो चीजें वाइब्रेट कर रही है ना, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, तो क्या होता है, एक ही चीज वाइब्रेट कर रही है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट कर रही है। तो जैसे ये जो डायग्राम हमने बनाया है ना, इस डायग्राम से अगर मुझे बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या लिखूंगा? ई वेक्टर इक्वल टू ई नोट, तो पीक वैल्यू होगी, और मैं एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूँ ना, तो क्या लिखूंगा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये जे के, ये जे के बता रहा है इसका वाइब्रेशन, और ये जो एक्स है ये माइनस बीच में है, ये बता रहा है कि वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है ना, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन की वेव बता रही। और के एक्स में जो एक्स है ये बता रहा है कि जो एक्सेस लिया आपने वेव प्रोपोगेशन के लिए, वो एक एक्सेस लिए, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन वाली। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी नोट, तो पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये के बिकॉज वाइब्रेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो जेड एक्सिस के लूंगा, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर के होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है वो वाई एक्सिस के लूंगा, इसलिए जे के हो गया। और यहाँ एक्स इसलिए आया, साथ में माइनस इसलिए आया ताकि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रही है। सही, चले अब ई नोट वी नोट में भी रिलेशन होता है। ई नोट अपॉन बी नोट का जो रेशियो होता है ना, वो सी यानी स्पीड के इक्वल होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होगी वो सी के इक्वल आएगी। मीडियम होगा तो वी आ जाएगा,
कई बार हो सकता है कि आपको पीक वैल्यू नहीं दी है, आरएमएस वैल्यू दी है, तो ई आर एम एस अपॉन वी आर एम एस इक्वल टू सी आर एम एस। सही। नाउ बी वेक्टर, ई वेक्टर और ये जो डायरेक्शन वेक्टर है इसमें एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन ये होगा कि बी ई का यूनिट वेक्टर, ई यूनिट वेक्टर ऑफ यानी ई केफ क्रॉस बी केफ इक्वल टू हमेशा के केफ होता है। के केफ मतलब डायरेक्शन वेक्टर। सही। ई क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगी यहाँ से ये जो के बनेगा, ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताएगा। जैसे जस्ट इस एग्जांपल में देखें, ई का यूनिट वेक्टर है जे के, ओके, और बी का यूनिट वेक्टर है के, तो जे क्रॉस के आएगा आई केफ, यानी के केफ की वैल्यू होगी आई केफ, और ये आई केफ बता रहा है कि जो वेव प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन वाली वेव है। सही। ये सिचुएशन होगी इसके अंदर। नाउ सी जो है हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम ली। अगर मान लो वैक्यूम नहीं है, मान लो कोई मीडियम है, तो मीडियम में वी इक्वल टू क्या होगा, सी बाई एन होगा, जहाँ एन क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही। अब ये जो सी होता है, ये सी इक्वल टू होता है, सी इक्वल टू होता है 1/रूट में म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, और म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अभी तक हम जान चुके हैं। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/रूट में म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, अप्रोक्सीमेटली जो सी आता है वो आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही। और अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1/रूट में म्यू और एप्सिलॉन। सही। ये सिचुएशन बनेगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/रूट में म्यू आर म्यू नोट और एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से v इक्वल टू जो c बाई एन वाला रिलेशन लिखा है उसको अगर हम कंपेयर करें, ये 1/रूट में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट तो इक्वल टू c हो जाएगा, और दोनों को कंपेयर करें तो जो n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होगा वो रूट में म्यू आर और एप्सिलॉन आर की इक्वल हो। सही। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, और म्यू आर की वैल्यू डिपेंड करेगा कि जो मीडियम उसमें मैग्नेटिक नेचर क्या है, कि वो फेरो मैग्नेट है तो म्यू आर वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू 1 होगा, पेरा मैग्नेट है तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा, और डाई मैग्नेट है तो बिटवीन 0 to 1 होगा ना। अब वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है क्या होगा। v इक्वल टू एफ लेमडा अभी भी वैलिड होगा, बिकॉज ये वेव के लिए वैलिड होता है। v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन मीडियम और इन वैक्यूम, डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं, जो कि ओनली मीडियम पर डिपेंड करेगी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो ओनली सोर्स पर डिपेंड करेगी, और लेमडा बोथ मीडियम एंड सोर्स दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर मीडियम चेंज किया तो लेमडा चेंज होगा, और अगर सोर्स को चेंज किया तो लेमडा चेंज होगा। अगर मीडियम से लेमडा चेंज करे तो लेमडा इन मीडियम इक्वल टू होता है लेमडा इन वैक्यूम डिवाइड बाय एन, जहाँ अगेन एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सही। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन है उस टाइप की होती है, y इक्वल टू वाई एज ए फंक्शन x, t। सही। इस x, t में सपोज y इक्वल टू फंक्शन, हमें कोई भी फंक्शन गिवन है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इस टाइप से इक्वेशन होती है। प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस है बीच में यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की वेव होगी, और अगर प्लस है तो इस केस में पॉजिटिव डायरेक्शन की वेव होगी, और अगर प्लस है तो इस केस में नेगेटिव डायरेक्शन की वेव होगी। सही। तो कोई भी फंक्शन होगा जो भी, जैसे वाई फंक्शन लिया हमने, एक्स कोमा टी है मान लो, ये आर कोमा टी ले लेते हैं इसको, टी कोमा आर, तो इक्वेशन हो जाएगा जो भी फंक्शन होगा उसमें ओमेगा टी प्लस माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर होगा, इस टाइप से इक्वेशन होगी। और वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। और वाई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो सपोज जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जहाँ के वेक्टर जो होता है वो इक्वल टू होता है के एक्स आई केफ प्लस के वाई जे केफ प्लस के जेड के केफ, और पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई केफ प्लस वाई जे केफ प्लस जेड के केफ। और यहाँ से जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू ई नोट साइन, पॉजिटिव डायरेक्शन की अगर हम वेव माने तो ओमेगा टी माइनस के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, इस टाइप से इक्वेशन बनेगी। सही। और जो भी ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी इंक्लूड होगी इसमें।
ये जो के वेक्टर है इसका जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन बताएगा, सही। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा अपॉन वी या सी के इक्वल होगा, सही। या और ये इक्वल टू होगा 2 पाई/λ के, सही। यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे और वैक्यूम में है तो सी आएगा, मीडियम है तो वी हो जाएगा, सही। जैसे जस्ट एग्जांपल है, मान लो आपको वेव इक्वेशन ई इक्वल टू गिवन है ई नोट की वैल्यू भी ले लेते हैं 3 × 10⁸ साइन 3x - 4y के, ये वेव इक्वेशन गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट t इक्वल टू जीरो इन वैक्यूम। फाइंड आउट बी वेक्टर इक्वेशन, सही। जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है इन वैक्यूम। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। रिलेशन होता है ई अपॉन बी जो इक्वल टू होता है इन वैक्यूम सी होता है। तो यहाँ से बी इक्वल टू जो होगा वो E/c हो जाएगा, वेर ई है 3 × 10⁸ और सी होता है 3 × 10⁸। तो ये इक्वल टू 1 टेस्ला, सही ना। अब डायरेक्शन चेक करते हैं, सही। तो सबसे पहले अगर हम इस वेव इक्वेशन को देखें तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ई वेक्टर इक्वल टू 3 × 10⁸ साइन ओमेगा टी माइनस ब्रैकेट में -3x + 4y और के, सही। इस टाइप से लिखूंगा मैं वेव इक्वेशन को, सही। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम के केव की वैल्यू निकालें तो के केव जो इक्वल टू है वो है -3i + 4j डिवाइड बाई 5। ये यूनिट वेक्टर हो गया के केव, ओके, जो कि डायरेक्शन वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के केव है, तो एक रिलेशन होता है डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसे ई केव इक्वल टू होगा ई केव क्रॉस बी केव इक्वल टू होगा सी केव यानी के केव। इसको सी केव भी बोलते कई बार, के केव भी बोलते, डायरेक्शन वेक्टर, सही। मुझे बी वेक्टर बी केव यानी बी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो बी केव इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, बी केव इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, बी इक्वल टू लिखूंगा सी केव क्रॉस ई केव। सी केव का मतलब हो गया के केव, ओके। तो बी केव इक्वल टू सी केव इक्वल टू अपना माइनस का 3i केव प्लस का 4j केव और डिवाइड बाई 5। ये तो हो गया सी क्रॉस ई वेक्टर का जो कि के केव है। तो यहां से बी केव इक्वल टू होगा आई क्रॉस के, क्या होता है आई क्रॉस के होगा माइनस का जे, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का जे, तो 3/5 जे के, सही। जे क्रॉस के क्या होता है आई के, तो ये प्लस का 4/5 आई के हो जाएगा, सही। ये सिचुएशन बनेगी इसमें। तो अब फाइनल इक्वेशन क्या लिखे कि बी वेक्टर इक्वल टू जो होगा मैग्नीट्यूड तो आ गया कितना इसका 1 साइन, और t इक्वल टू 0 पर ही वेव निकालनी, तो इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। उस टाइप से इक्वेशन बनेगी 3x - 4y, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3/5 i के प्लस 4/5 j के। ये फाइनल इक्वेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सही। ये सिचुएशन बनेगी। तो इस टाइप से हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन से फाइंड आउट किया हमने ई वेक्टर से। तो ये रिलेशन होता है किसी भी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को फाइंड आउट करने का। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन से रिलेटेड। ई वेक्टर इक्वल टू गिवन है आपको ई नॉट ब्रैकेट में आई केफ प्लस जे केफ और साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, सही। और हमें पता करना है कि मैग्नेटिक और इन वैक्यूम है ना, इन वैक्यूम फाइंड आउट बी वेक्टर। बी की इक्वेशन आपको पता करना क्या होगी, सही।
चले तो आंसर निकालो क्या आएगा इसका। तो आई थिंक सब स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया होगा। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसकी पीक वैल्यू निकाले बी नॉट, जो कि ई नॉट अपॉन सी के इक्वल होगी। सही, ये हमने पीक वैल्यू निकाली। नाउ अब हम इसका डायरेक्शन निकालते हैं बी का। तो डायरेक्शन के लिए बी केफ इक्वल टू लिखूंगा मैं के केफ क्रॉस ई केफ। सही, और यहाँ पर के केफ के जेड, इसको पहले माइनस वेव इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस ई नॉट ये आई केफ प्लस जे केफ साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, इस टाइप से इक्वेशन बनेगी। सही, तो ये माइनस बता रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है और जेड आ रहा है, इसका मतलब के केफ, तो ये हो जाएगा के केफ। सही, इनटू ई केफ, ये ई केफ है अपना। सही, जो कि है माइनस ब्रैकेट में आई केफ प्लस जे केफ। सही, नाउ आई के क्रॉस आई जो होगा वो जे होगा, तो ये माइनस का जे केफ, और के क्रॉस जो के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस का आई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का आई केफ आएगा। सही, ये सिचुएशन बनेगी। सो नाउ अब इक्वेशन लिखें तो बी वेक्टर इक्वल टू लिखूंगा ई नॉट अपॉन सी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सही, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बनेगा, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, और डायरेक्शन हो गया आई केफ माइनस जे केफ। सही, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सही, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बी वेक्टर इक्वल टू गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 साइन 200 पाई इंटू वाई माइनस प्लस 200 पाई सी टी और आई केफ टेस्ला। ये सिचुएशन आपको गिवन है इन वैक्यूम। सही, तो हमें पता करना है कि ई वेक्टर क्या होगा। सही, ई वेक्टर की ये जो सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो हमें ई वेक्टर फाइंड आउट करना है। सही, चलिए सोल्व करें, कितना आंसर आएगा इसका। तो आई थिंक सबका आंसर आ चुका होगा। सबसे पहले मैं पीक वैल्यू निकालूंगा, और अब हमें बी दिया और ई निकालना, तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट इंटू सी। फिर बी नॉट है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8, और ये 3 इंटू 10 टू पावर प्लस का 8, तो 9 आ जाएगा ना। नाउ यूनिट वेक्टर निकालते हैं ई केफ। ई केफ इक्वल टू लिखूंगा मैं बी केफ क्रॉस के केफ। सही, ये ई केफ होगा। अब बी केफ जो है वो आई केफ है ना, बी केफ जो है यहाँ पर आई केफ क्रॉस ई केफ, यूनिट वेक्टर फॉर वेव, बीच में प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन वाली वेव होगी, तो माइनस का जे केफ, तो इक्वल टू आएगा माइनस का के केफ। सही, इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि 200 पाई सी टी माइनस 200 माइनस 200 पाई वाई, तो ये तो यहाँ प्लस आया होगा, यानी ये माइनस इसके वाई के साथ होगा, तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाली वेव है ना, इसलिए माइनस का जे केफ लिखा डायरेक्शन वेक्टर। तो ये माइनस का के केफ आ गया। नाउ इक्वेशन क्या बनेगी, ई वेक्टर इक्वल टू पीक वैल्यू कितनी आई 9, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, अंदर वाला फंक्शन भी सेम रख देते, 200 पाई वाई प्लस 200 पाई सी टी, और जो डायरेक्शन होगी फाइनली वो क्या होगी, माइनस का के केफ, और ये वोल्ट पर मीटर। सही, इक्वेशन होगी। अब इसमें कई बार देखो एक सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि मान लो कि ये जो वेव है इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज को हमने, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है मान लो, इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर है मान लो कि सी या cy4 के केफ, ये कोई वेलोसिटी किसी पॉजिटिव चार्ज की ना, अलग से एक्स्ट्रा सवाल इंक्लूड कर रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड हो सकता है पॉजिटिव 1 कूलम मान लेते हैं ना, 1c, Q इक्वल टू 1c। ये 1c एक चार्ज है जिसकी वेलोसिटी c/4 है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और के केफ इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। तो हमें पता करना है कि एफ आर एम एस का मतलब जो फोर्स लगेगा उस पर, उसकी RMS वैल्यू निकालूं। सही, क्या होगा, चलो निकालते हैं फोर्स। अब क्योंकि वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई होगा, Q इंटू ई, और पॉजिटिव चार्ज है 1C, और Q इंटू ई में जो E है माइनस के केव में, तो ये हो जाएगा 1C, Q इंटू ई लिख रहा हूँ, Q की वैल्यू तो हो गई 1, और E है माइनस का 9 के केव, तो 1 इंटू माइनस, पर ये तो पीक वैल्यू, इसकी ई आर एम एस वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 9/√2, तो ई आर एम एस हो गया, और माइनस का के केव। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दिया। ना मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Q ब्रैकेट में वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, सही। फिर इसका ई आर एम एस निकाल लेंगे बाद में। चले तो रखते हैं वैल्यू, Q तो हो गया 1 ना, वेलोसिटी जो है वो C/4 है, और वो भी के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है I केप है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो यहाँ से I केप डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट्यूड 3 × 10⁻⁻8, तो 3 × 10⁻⁸ और I केप /√2 भी करूँगा, बिकॉज हमें ई आर एम एस में निकालना है। बी आर एम एस हो गया। सी की वैल्यू पुट कर दो, 3 × 10⁸ तो -8 + 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 9, तो 9/4√2 आ जाएगा। और ये के क्रॉस जो आई होता है जे केप होता है, तो क्या बनाइए तुम, n/√2 माइनस के केप और प्लस सी, ये हो गया था अपना कितना 9/4√2, और के क्रॉस आई जे केप, ये जे केप, ये अपना FRMS आ गया। पीक वैल्यू निकालना है तो √2 हटा देंगे इसमें। और अगर ओनली वेलोसिटी नहीं गिवन होता, चार्ज को रखा है रेस्ट में, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगता अपना, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता, सही। तो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ EMW वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीनों पॉइंट हमें डिस्कस करने क्या होगा, सही। तो मान लो कि किसी स्पेस में वैक्यूम मान के चलते, सिलेंड्रिकल स्पेस मान ली मैंने, इसकी लेंथ है dx, और एरिया क्रॉस सेक्शन जो इसका कैपिटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है, और वी नो दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट करती है। तो जो मैं एनर्जी लिखूंगा du/dv, एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा 12 ε0 E², सही। और अगर एवरेज लेना इसका, यानी du एवरेज, du निकालना, du = 1/2 ε0 E² इंटू dv, या dv क्या वॉल्यूम, और इस स्पेस, ये जो सिलेंड्रिकल है, हमने एक पोर्शन यानी एक वॉल्यूम कंसिडर किया, उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, a × dx, सही। ये एनर्जी फाइंड आउट होगी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv/dt, जो कि पावर होती है, तो पावर इक्वल टू होगा 1/2 ε0 E² इंटू a dx/dt, वे dx/dt हम स्पीड होगी जो कि इक्वल टू c, ना ये इक्वल टू होगा 1/2 ε0 E² a और इंटू c, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पावर आ गई ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही। और अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालें, तो एवरेज इक्वल टू होगा 1/2 ε0, तो ये ERMS का स्क्वायर बन जाएगा ना, a इंटू सी, सही। एवरेज इलेक्ट्रिक पावर होगी। सेम कहानी एनर्जी में होगी, अगर एवरेज एनर्जी निकालोगे तो यहाँ E की जगह क्या आएगा, ERMS का स्क्वायर आ जाएगा ना। चले, ये बात हुई इलेक्ट्रिक की। इसी तरह से मैग्नेटिक की बात करें, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है b²/2 μ0 इन वैक्यूम, सही। तो सेम सिचुएशन इसके लिए ले, तो du = b²/2 μ0 इंटू dv, एंड b²/2 μ0 इंटू dv को लिख दूंगा a इंटू dx, और इसको du/dt, जो पावर ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी होगी, वो हो जाएगा b²/2 μ0
इंटू एरिया इंटू सी, और ये भी एवरेज अगर हम ले तो ये इक्वल टू आएगा बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट इंटू ए इंटू सी। सही, बी आर एम एस ये बी नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा। सही, तो टोटल जो पावर होगी, टोटल पावर वो अगर हम फाइंड आउट करें तो मैग्नेटिक पावर प्लस इलेक्ट्रिक पावर होगी। सही, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों इंक्लूड, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम एक चीज कंपेयर करें कि एक रिलेशन हमें पता है कि ई आर एम एस डिवाइड बाई बी आर एम एस वो इक्वल टू सी होता है इन केस ऑफ वैक्यूम की अगर बात करें तो अगर हम यहाँ से ई आर एम एस की वैल्यू या बी आर एम एस की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी वाला और एवरेज ऑफ मैग्नेटिक पावर दोनों सेम आएगी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी जो का जो पोर्शन होता है वो इक्वल रहता है। सही, तो फिर टोटल पावर क्या लिखूंगा मैं, ये जो मैंने टोटल पावर लिखी वो क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ मैग्नेटिक, बिकॉज दोनों सेम है। सही, चले ये तो पावर की बात हुई, दोनों का सम कर देंगे पावर आ जाएगी। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो टोटल इंटेंसिटी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। सही, और इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करें, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया यानी इसको 2 पावर ऑफ इलेक्ट्रिक अपॉन एरिया या 2 पावर ऑफ मैग्नेटिक अपॉन एरिया ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर आई इक्वल टू क्या बनेगा, कोई भी एक इक्वेशन इंक्लूड कर लेते हैं, ये बनेगा ई नोट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी, या फिर अगर बी की टर्म्स में रखें तो बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट और इंटू सी। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सी इक्वेशन का यूज करना चाहते हैं। सही, तो ये इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो कि एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी होगी या बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी होगी। वैक्यूम की बात कर रहे हैं, मीडियम की बात करें, आई मीडियम, तो मीडियम में होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, ई आर एम एस की जगह ई आर एम एस डेस का स्क्वायर आ जाएगा और सी की जगह सी बाई यानी वी आ जाएगा, है ना। इसी तरह इसको क्या लिखूंगा, ये वी आर एम एस का वी चेंज हो जाएगा, इसमें याद रखना वी आर एम एस डेस का स्क्वायर बन जाएगा, म्यू नोट की जगह म्यू आ जाएगा और सी की जगह स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम आ जाएगी। सही, बी इसलिए चेंज होगा क्योंकि ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस का जो रेशियो होता है वो सी होता है, और मीडियम अगर चेंज हो गया, मतलब मीडियम आपने अगर मीडियम ले लिया, मीडियम को चेंज कर दिया तो सी जो है ये तो वैक्यूम के लिए, अगर यहाँ पर वैक्यूम नहीं होता कोई मीडियम होता तो वी होता है, और वी इक्वल टू सी बाई है ना, तो ये मीडियम की इक्वेशन, तीनों चेंज होंगे इसके अंदर ना, सी की जगह वी आ जाएगा, ई आर एम एस की जगह ई आर एम एस डेस आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन नहीं गिवन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। सही, और सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, म्यू की जगह मैं म्यू आर इंटू म्यू नोट भी लिख सकता हूँ ना, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। सही, चलिए अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सोर्स, ये कोई एस सोर्स है जो किसी आर डिस्टेंस पर है और इसकी पी टोटल पावर है, याद रखना पी टोटल पावर है, तो किसी भी आर डिस्टेंस एज ए पॉइंट सोर्स मान के चल रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट सोर्स है एट आर डिस्टेंस और पावर पी है सोर्स की, तो फिर इंटेंसिटी एट स्मॉल आर डिस्टेंस जब लिखेंगे हम तो हो जाएगी पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सही, अगर हम इसको एक पॉइंट सोर्स मान के चले, व्हेन वी कंसीडर एज ए लीनियर सोर्स, तो इन केस ऑफ लीनियर सोर्स, जैसे लाइन लीनियर सोर्स है, ये कोई लीनियर सोर्स है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस वाले पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो फिर और इसकी लेंथ मान लो एल है, तो फिर इंटेंसिटी इक्वल टू होगी पावर अपॉन 2 पाई आर एल, ये सिचुएशन बनेगी अगर लाइन सोर्स है तो, और अगर पॉइंट सोर्स है तो आई इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो अभी हमने जो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी प्लस डेंसिटी इंटेंसिटी के बारे में लिखा, तो मेन चीज क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल होती है, इंटेंसिटी भी इक्वल होती है। अब आपको ये सोचना है कि जो आई गिवन है ओनली आई ई गिवन है या ओनली आई एम गिवन है। अगर कुछ भी नहीं बोला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपको जो, और मान लो सवाल ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी आपको दे दी है ना, सवाल में नहीं दी होगी तो या पावर या डिस्टेंस इंटेंसिटी निकाल लेंगे, मान लो इंटेंसिटी आपको दे दी और वो पूछेगा फाइंड आउट पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करोगे,
इंटेंसिटी, ये फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, डायरेक्ट इससे आ जाएगा। या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो तो इंटेंसिटी आई जो गिवन है वो नहीं रखेंगे, I/2 रखेंगे, बिकॉज हाफ होता है इसका। और E/RMS की जगह E0/√2 रख के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर वैक्यूम में। सेम कहानी मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड के लिए होगी, अगर B0 की वैल्यू निकालनी है आपको तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सही, ये सिचुएशन बनेगी अपने पास। सही, तो ये चीज़ आपको याद रखना ना। एक और चीज़, इसमें जो एनर्जी है, दो तरह की एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। सही, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा ऑफ इलेक्ट्रिक और ओमेगा ऑफ मैग्नेटिक, ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी फिक्स है, एनर्जी भी ऑसिलेट करेगी। इनकी फ्रीक्वेंसी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है उसका डबल होगा यार। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव की जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा उसका डबल होगा, और टाइम पीरियड जो होगा वो हाफ हो जाएगा। यहाँ से चेक कर सकते हैं हम। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट हो गई अपना मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो ये 1 2 3 4 टोटल ये सब है मैक्सवेल्स इक्वेशन से। इनमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गोस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है ना। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू 0, ये भी गॉस लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म्स। और ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इन ए लूप इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फेराडेस लॉ है। इन तीनों को हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, और ये दोनों हमने, ये वाला, इन दोनों को हमने EMI इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। सही, तो कोई नई चीज़ नहीं है ना। सेकंड चीज़ है जो है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल के बारे में अगर हम जाने तो ये होता है म्यू नॉट इंटू आई। सही, ये होता है एम्पियर्स लॉ, पर यहाँ पर हमने एम्पियर प्लस मैक्सवेल्स लॉ लिखा है, क्योंकि मैक्सवेल में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया यूजिंग एम्पियर्स लॉ। म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू ये आई डी के इक्वल है ना। ये पूरा जो पोर्शन है इसको मैंने म्यू नॉट इंटू आई डी लिखा, जिसमें आई डी जो है वो है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो करंट है ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये आईडी जो करंट है ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। और ये जो करंट है IC ये है कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। सही, EMF वाले चैप्टर में हम इसी करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है, एक वायर दे रखा आपको, आई करंट फ्लो रही है, वो कंडक्शन करंट होती थी। फिर हम एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए फाइनली कुछ डेरिवेशंस भी किए थे हमने, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करे। तो जो लास्ट वाली इक्वेशन है, इन तीनों चारों इक्वेशन को यूज करते हुए मैक्सवेल ने फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। और साथ ही साथ एक चीज़ भी बताया कि जैसे हम EMI वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी स्पेस में है तो वहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सही, सो सिमिलर वे से अगर किसी स्पेस में टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाली जो करंट है, जब इमेजिन किया कि करंट कौन है, उस करंट को हमने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा वैक्यूम में फ्लो होती है, फ्लो इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में जो करंट होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और मीडियम में जो करंट होती है, ये जो करंट IC है मीडियम में फ्लो होगी, इसको हम बोलेंगे कंडक्शन करंट। मीडियम बोलो तो कोई वायर ले लिया हमने या कोई सिलेंडर ले लिया, इस टाइप की सिचुएशन। अब ये कहाँ से आया, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने लिखा है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है। तो इसको डिसाइड करने के लिए कि ये कहाँ से आया, मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम जब कैपेसिटी को चार्ज करते हैं, ये कैपेसिटर है, मान लो आप कैपेसिटर को भाई किसी सोर्स के थ्रू चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ करंट फ्लो होगी, सोर्स करंट प्रोवाइड करेगा। मान लो कि ये करंट जो है वो तो IC कंडक्शन कर वायर के थ्रू फ्लो हो रही, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा और बाई टाइम इंक्रीज होता रहेगा। डिस्चार्जिंग करेंगे तो डिक्रीज होगा ना, दोनों में से कोई सा भी केस ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज वाला भी ले सकते हैं ना। तो ये जो सरफेस पर चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, इसकी इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो क्यू इक्वल टू लिखोगे E इंटू सी ब्रेकेट में 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन RC। तो ये बता रहा है इक्वेशन की चार्ज जो है विद टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चार्ज के चेंज होने से इन बिटवीन प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या लिखोगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अगर वैक्यूम की बात करें तो। सही, तो ये करंट होगी IC, और ये वाली है ना, ये वाली करंट IC होगी जो कि कंडक्शन करंट है।
तो उसने ऑब्जर्व किया अगर किसी मैग्नेट को इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखेंगे तो मैग्नेट एक तरह से रोटेट होने लग जाती है। तो मैग्नेट को तो मैग्नेटिक टॉर्क रोटेट करेगा, इसका मतलब इन दोनों प्लेटों के बिटवीन क्या मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस की, कोई करंट तो दिख नहीं रही हमें, यहाँ तो करंट है चलो नो डाउट, पर यहाँ कोई करंट नहीं है, फिर भी मैग्नेट रोटेट हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो सोर्स कौन सा हो सकता है, तो उसको चेक करने के लिए ये जो सरफेस पर चार्ज आपको दिख रहा है ना, ये चार्ज विद टाइम चेंज होता जा रहा है ना, और टाइम के साथ अगर चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर कर देता हूँ, ये सरफेस मैंने कंसीडर की, ये सरफेस में किसी भी एरिया की ले सकता हूँ, मान लो फुल एरिया ले लिया प्लेट का ना, तो ये जो सरफेस मैंने ली ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है ना, ये जो सरफेस होगी वो क्या होगी, एक तरह से गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को का मतलब है क्लोज सरफेस है ना, और इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, इस पूरी सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है। तो गॉस लॉ जो हमने इक्वेशन 1 लिखी है, गॉस लॉ का यूज करें तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, फाई ई होता है, और ये फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सही। और अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे इस इक्वेशन को, चाहे इधर से इधर से, तो वाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट, तो कौन ये डी क्यू अपॉन डी टी, और क्योंकि क्यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है, चाहे वो चार्जिंग इक्वेशन हो डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, तो डी क्यू अपॉन डी टी को बाई इक्वेशन देखें तो करंट की इक्वेशन बनी है, तो उसको मैं आई डी करंट से डिफाइन करता हूँ, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। तो आई डी इक्वल टू हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सही। तो ऐसा लग रहा है कि कोई करंट फ्लो कर रही है, और वही करंट क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। तो दो करंट है यहाँ पर पूरी स्पेस में, एक तो कंडक्शन करंट और एक ये जो हमने इमेजिन की कि डिस्प्लेसमेंट करंट है ना। तो फाइनली एम्पियर्स लॉ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू जो भी आप लूप कंसिडर करोगे उससे निकलने वाली नेट करंट जो कि आई सी प्लस आई डी, सही। अगर इसको अगर आपने ओनली क्या वैक्यूम में लगाया तो केवल आई डी करंट होगी, और ओनली मीडियम में लगाया तो आई सी करंट होगी, मीडियम प्लस वैक्यूम में एक साथ लगाया तो दोनों करंट एक साथ आ जाएगी, सही। तो ये रीजन। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किस टाइप से लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन अगर डायरेक्ट नहीं गिवन है तो जो इक्वेशन थी यहाँ पे इंटीग्रेशन वाली, वहाँ से आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को सोल्व करेंगे, फिर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद एक गॉसियन लूप, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट। अब ये सवाल पर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की सिचुएशन गिवन है, सही। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट करंट की है ना, सवाल किसी भी टाइप का आ सकता है ना, जैसे यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर जो एरिया है मान लो उसने कहा कि एरिया A/2 लेना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब एरिया वाइज देखा जाए तो, और इससे क्यों चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, पर जो एरिया उसमें यूनिफॉर्म है ना, उससे मतलब उससे बाहर नहीं है, तो यहाँ से डी ए जो होगा वो A/2 हो जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली करंट कैलकुलेट हो जाएगी, और जो करंट आएगी इन स्पेस वो यानी वैक्यूम वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। ना अगला टॉपिक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में टोटल 7 वेव्स है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड आगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स, जो कंडक्टिंग वायर में चार्ज मूव करेंगे उनके एक्सेलरेटिंग मोशन से रेडियो वेव्स जनरेट होगी। इनकी एप्लीकेशन है, दे आर यूज इन रेडियो टीवी कम्युनिकेशन, ओके। और वेवलेंथ जो है लेमडा वो ग्रेटर देन 0.1 मीटर है, सही। नेक्स्ट है अपना माइक्रोवेव, दे आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब जो कि क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स और गन डायोड्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम माइक्रोवेव्स का प्रोडक्शन करेंगे। इनका यूज होता है रडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, माइक्रोवेव्स ओवन जो कि यू नो वेरी वेल। वेवलेंथ होती है 0.1 मीटर से 1 mm के बिटवीन, सही। अगला है इंफ्रारेड वेव, दे आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके। और इनका यूज है रिमोट कंट्रोल में, टीवी सेट में, रेडियो रिकॉर्डर्स में। इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज इन फिजिकल थेरेपी, और वेवलेंथ है 1 mm to 700 नैनोमीटर। नाउ नेक्स्ट है विजिबल रेज लाइट, इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इमिट लाइट व्हेन दे आर मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, सही। तो उस केस में विजिबल लाइट इमिट होगी। सन से भी विजिबल लाइट इमिट होती है, पर सन से नॉट ओनली विजिबल लाइट अलग भी इमिट होती है।
दे आर डिटेक्टेड बाय द आई फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक फिल्म, और इनकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। सही। अगला है अल्ट्रा वायलेट रे। इसका सोर्स है सन। सन से जो लाइट आती है मोस्टली अल्ट्रा वायलेट होती है। और या फिर व्हेन इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल एंड वेरी हॉट बॉडी से भी हम अल्ट्रा वायलेट रेट को अल्ट्रा वायलेट रेट इमिट होती है। यूवी लैम्प्स जो होते हैं स्पेशली जो वाटर को प्यूरिफाई के रूप में यूज़ होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रे इमिट करते हैं। वेल्डिंग आर्क से भी अल्ट्रा वायलेट रे इमिट होती है। इसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। सही। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे का प्रोडक्शन एक्सरे ट्यूब्स की हेल्प से होगा या फिर इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है टारगेट के, और फिर अपर लेवल से एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेंगे तो उससे जो रे इमिट होगी वो एक्सरे होगी ना। फोटोग्राफिक आयनाइजेशन चेम्बर से एक्सरे को का प्रोडक्शन होता है, एप्लीकेशन सॉरी। इनकी वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। सही। नाउ फाइनल स्पेक्ट्रम है अपना एक्सरे वाला, सॉरी गामा रेज। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस से जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो रे इमिट करते हैं वो गामा रे होगी। दे आर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, और इनकी वेवलेंथ है लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। तो ये जो हमने रेडियो वेव से अप टू द गामा रे जो वेव्स देखी, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। ओके, तो ये चैप्टर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनिश हुआ।